हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका जॉब अपडेट पे। जीके जीस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। एक्चुअली ये टॉपिक पूरा पहले से ही चल रहा है, ठीक है। पॉलिटी का पार्ट नंबर 3 बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। दो पार्ट है ऑलरेडी, मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करें। जैसे पढ़ पा रहे होंगे, जो हेडिंग मैंने दिया है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों ने कुछ भी पॉलिटी के बारे में नहीं जानते, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो देखने के बाद से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये पता चल जाएगा कि कौन सा जो नियम कानून है किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल के थ्रू वो मतलब कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो भी मतलब पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उससे शुरू करेंगे। तो डायरेक्ट जो जहाँ से मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में देखेंगे और फटाफट से करते चलेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में आपको पता होगा कि मेनली 6 हैं, ठीक है। एक था तो हट गया है, वो ट्रांसफ़र हो गया उसका किसी दूसरे में, वो उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी जो आता है वो 14 से 18 जो आर्टिकल्स होते हैं ना, 14 से आर्टिकल 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम की बात होती है आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस की जो बात होती है वो होती है आर्टिकल 23 से 24 तक, ठीक है। और ये मैं डायरेक्ट पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। होपफुली आपको इस सब के मतलब पता होंगे, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं आपको पता है तो पिछली वीडियो मेरा देख लीजिए, उसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, कि राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या होता है, फ्रीडम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद से आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। धर्म को अपनाने की जो फ्रीडम है और उसको प्रैक्टिस करने की जो फ्रीडम है वो 25 से 28 के बीच में आता है, ठीक है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में इसका पूरा डिस्कशन किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। राइट फॉर एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, उसकी जो बैकग्राउंड है, मतलब आपके कल्चर को प्रिजर्व करने का जो है आपका ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसको डिस्कस किया गया है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इससे आपको ये फ्रीडम मिलती है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ओके। सो ये जो सारे जो भी आपको राइट दिए जा रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट दिए जा रहे हैं, अब इसका मान लीजिए कि उल्लंघन होता है, इसका वायोलेशन होता है, ठीक है, तो उसको कौन देखेगा, ठीक है, और उसको कहाँ से मतलब आपको वो जस्टिस मिलेगा, तो इस आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 32 आपको इसके जस्टिसेबल मतलब वो प्रोविज़न को मतलब वो करता है, ठीक है, कि अगर आपका कोई भी इसमें से फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है, मतलब वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको वो इसके अंतर्गत आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आप किसी भी इंडिया के किसी भी अपर कोर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है, कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में, कि कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया है, ठीक है, और कौन कौन से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मतलब है, ठीक है। तो मैं एंगल थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा। तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, आर्टिकल 40 डिफाइन करता है इक्वालिटी। देखिए एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट्स थे ना, वो रेंज दिया हुआ था, उसी के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब जो भी लॉ, जो भी कानून बनाया जाएगा वो सबके लिए इक्वल होगा, ये आर्टिकल 14 डिफाइन करता है। आर्टिकल 16 डिफाइन करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगी, ठीक है,
उसको आपको पब्लिकली सर्कुलर जारी करके आपको एडवर्टाइज़ किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 16 जो भी हम लोग जो फॉर्म भरते हैं ना, या फिर जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है वो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 16, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग सब लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर्म भरने की, मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं उसकी, ठीक है। तो आप लोग को फुली समझ गए होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा, ठीक है। एक्चुअली हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट तो है ही, ठीक है। आर्टिकल 17 बताता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। सो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को एबोलिश करने की बात करी गई है आर्टिकल 17 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ राइट मिल रहे थे जो फ्रीडम के, ठीक है, उसके अंदर ये आपको बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की आज़ादी है, कहीं भी घूमने की आज़ादी है। तो ये आर्टिकल 19 आपको ये सब जो है राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आपको जीने की आज़ादी है, ठीक है। इस देश में आपको आराम से जीने की आज़ादी है, कोई मोनार्की टाइप ये नहीं है कि आपको आपने कुछ राजा का वो कर दिया तो राजा आपका सिर कलम कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ये एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपका जो इमरजेंसीज होती हैं, ठीक है, इमरजेंसीज के टाइम में क्या होता है ना, सारे आपके जो वो फंडामेंटल राइट है वो बंद किया जा सकते हैं, मतलब इसको मतलब क्या बोलते हैं, स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस आर्टिकल 21, क्योंकि जीने की आज़ादी आपको कोई नहीं छीन सकता है, आपको जीने का हक है, ठीक है। उसके बाद से आर्टिकल 21A में है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। जो भी फ्री एजुकेशन हम लोग मतलब पाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम है, ठीक है। एक्चुअली स्कीम क्या है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हमारा और फंडामेंटल राइट है कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है, कि लगभग हम लोग को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में मतलब पाने की या फिर एजुकेशन वो करने की हमारा ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये आर्टिकल 21A करता है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स देखते हैं ना वो इसी के अंतर्गत है, ठीक है। स्कीम अलग है कि उसमें 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने की है, वो अलग स्कीम के तहत है, ठीक है, लेकिन यहीं से आता है वो। आर्टिकल 25 बताता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइजेस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस देश में किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, ठीक है, आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं इस आर्टिकल 25 के अंदर, ठीक है। तो ये थी फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अभी कुछ और भी हैं, हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत ये होता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, उनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करने की फ्रीडम है, ठीक है, वो ओपन कर सकते हैं आर्टिकल 30 के अंतर्गत। जैसे मदरसे हो जाते हैं, ठीक है, जो भी जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत खुलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो है उनका फंडामेंटल राइट है। जो भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं या फिर जो भी मदरसे हैं वो सब जो खुलते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड भी किए जाते हैं, ठीक है, उनको सहायता भी की जाती है ओपन करने में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग जैसे बात करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू कि इस मदरसे को बंद कर देना चाहिए या फिर जो भी है इस तरह की, ठीक है, तो हम लोग बिना समझे बात करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन अगर हम लोग समझे कि ये फंडामेंटल राइट में वो है, ठीक है, फंडामेंटल राइट में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, तो कैसे बदलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को हालांकि अमेंड किया जा सकता है, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट की वीडियोस थी आप लोग उसको देख सकते हैं, मैंने पहले ही बना के रखा है, शायद वो वीडियो नंबर 1 था, ठीक है। सो तो एक लॉ जो पास हुआ था वो उसमें फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करने की बात की गई थी, उसके तहत हो सकता है। लेकिन अभी आपको बता दूं कि ये सब फंडामेंटल राइट हैं ये, ठीक है। आर्टिकल 31C की बात करते हैं अब। आर्टिकल 31C में करता है कि सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। जो भी अच्छे लॉज हैं, ठीक है, उनको सेव करने का, ठीक है, इसमें प्रावधान है कि
जो भी मतलब मानव समाज कल्याण के लिए जो भी लॉज हैं, ठीक है, जो भारत में मतलब उसको सेव करने की ये आज़ादी है, ठीक है, उसको बचाव करने की। आर्टिकल 32 में है रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जैसे कि बात की था कि इसी आर्टिकल के थ्रू आपको अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपको इसके थ्रू आप ऊपर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है, तो आपको जस्टिस मिलेगा इस आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। अब नए टॉपिक की बात करते हैं। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लिए हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं आप लोग उसको नोट करके दें या याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जामिनेशन में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक है, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। सो प्रेसिडेंट के जितने भी कार्यभार है, उसका इलेक्शन है, कैसे कैसे क्या होता है, वो सब देखेंगे किस आर्टिकल में क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 52 से 62 के बीच में प्रेसिडेंट जी का वो है प्रावधान है कि उनका कैसे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 52 आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, ये लिखा हुआ है, ये नहीं थे उसमें। आर्टिकल 53 के अंतर्गत पावर ऑफ यूनियन, ठीक है, तो प्रेसिडेंट होगा पावर ऑफ यूनियन होगा, ठीक है, ये लिखा गया है। 54 आर्टिकल 54 के अंतर्गत इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ठीक है, ये 54 में बताया गया है, आर्टिकल 54 में बताया गया है। लेकिन कैसे होगा, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन जो होगा, इलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वही ये आर्टिकल 55 में बताया गया। 54 में बताया गया कि एक इलेक्शन होगा, ठीक है, ये इलेक्टेड होंगे, सेलेक्टेड नहीं होंगे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, आर्टिकल 54 के अंतर्गत। लेकिन उनका प्रोसीजर क्या होगा वो 55 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 56 में बताया गया ऑफिस टर्म, ठीक है, प्रेसिडेंट का, जो कि 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। और 57 आर्टिकल 57 में बताया गया प्रोविज़न ऑफ री इलेक्शन, ठीक है, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति कितने बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है हमारे इंडिया में, ठीक है। अदर कंट्रीज में है, कहीं 2 है, कहीं 1 है, कहीं 3 है, ठीक है। लेकिन इंडिया में एक व्यक्ति प्रेसिडेंट वो इनफाइनाइट बार बन सकता है, ठीक है, उसका कोई वो रोक टोक नहीं है, ठीक है। 58 आर्टिकल 58 में बताया गया है क्वालिफिकेशंस के बारे में, ठीक है, कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो मिनिमम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, ठीक है। 59 आर्टिकल 59 के अंदर में नेचर ऑफ ऑफिस, ठीक है, ऑफिस का कार्यकाल मतलब कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, ये आर्टिकल 59 में बताया गया है। आर्टिकल 60 में बताया गया ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का ओथ है वो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है, बीच में ही, तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। सो इम्पीचमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आर्टिकल 61 के तहत होता है, ठीक है। आर्टिकल 62 में देखेंगे ऑफिस फिलर टर्म, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सडन डेथ या फिर सडन कोई एक्सीडेंट हो जाता है प्रेसिडेंट जी का, ठीक है, तो उस केस में वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, ये तो उसके मतलब वो जो पद है वो कितने दिन तक खाली रह सकता है, तो उस पद पे कौन आएगा, ठीक है। तो उस पद पे सबसे पहले तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे, लेकिन वो कितने महीने तक, वो मैक्सिमम 6 मंथ तक, ठीक है। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि 6 मंथ के अंदर अंदर एक नया इलेक्शन कराएं और प्रेसिडेंट की नियुक्ति करें, ठीक है। तो ये आर्टिकल 62 के अंतर्गत होता है, आपको याद रखना है 6 महीने तक ये खाली रह सकता है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद से आर्टिकल 72 बोलता है ये प्रेसिडेंट मतलब पैराडोन पावर के बारे में, ठीक है, कि प्रेसिडेंट की ये क्षमा मतलब किसी को ज़्यादा दिन का वो हुआ है, जैसे कि जुडिशरी द्वारा किसी को मतलब सज़ा हुई है, ठीक है, तो उसको कम करने या फिर सज़ा को बढ़ाने का भी पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आर्टिकल 72 के अंदर में, ठीक है, वो मृत्युदंड भी माफ़ कर सकता है, ये भी एक पावर है प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 143 बोलता है कि प्रेसिडेंट को ये पावर है, मतलब ये एक्चुअली वो है, उनको राइट है कि वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, आर्टिकल 143 के अंतर्गत, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट को भी कवर कर लिया, प्रेसिडेंट की
कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। आप लोग भी इसको नोट्स बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग पार्लियामेंट, ठीक है। सो पार्लियामेंट से रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले ये पार्लियामेंट होगा एक इंडिया में, ये कौन से आर्टिकल में, ये 79 में है, ठीक है, कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 79 के अंतर्गत ये उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक इंडिया में पार्लियामेंट होगा, वो आर्टिकल 79 के अंतर्गत। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा भी होगा। 81 में लोकसभा की बात की गई है कि लोकसभा भी होगा, ठीक है। आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज़ के क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 88 में बात की गई है राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके राइट के बारे में बात किया गया है, जो कि पार्लियामेंट हाउस में उनके राइट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उनके पावर की बात की गई है आर्टिकल 88 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ कि हमारे इंडिया में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से आर्टिकल में उनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले 76 AGI, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, ये 76 आर्टिकल 76 में डिफाइन किया गया है। ये कौन होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये होते हैं लीगल एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये फर्स्ट लीगल एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन होता है, तो ये होता है लीगल एडवाइज़र ऑफ CM, ठीक है, जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ये लीगल एडवाइज़र होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। इनका जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 165, ठीक है, आर्टिकल 165 में इनको डिफाइन किया गया है, ठीक है, इनको बताया गया है। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है, ठीक है, CAG ऑफ इंडिया कि इंडिया में एक CAG होंगे, ठीक है, ये फर्स्ट ऑडिटर होते हैं इंडिया के, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये यही अकाउंट जो भी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से इन्हीं के तहत ऑडिट किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 279A ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए ये कौन से अमेंडमेंट के बाद हुआ था, ठीक है। ये है, इसमें 279A में GST के बारे में बात किया गया है, ठीक है, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है, ठीक है, ये 279 आर्टिकल A में इसको डिफाइन किया गया है कि एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल भी होगा, ठीक है। और ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है अपने पिछली वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है कि आर्टिकल 280 में एक फाइनेंस कमीशन भी होगा, ठीक है। आर्टिकल 315 में, ठीक है, आर्टिकल 315 में UPSC का मतलब वो किया गया है कि एक देश में UPSC बॉडी होगी, ठीक है, ये UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। UPSC, स्टेट PCS ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। आर्टिकल 324 जिसमें इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में वो है, ठीक है, तो वो 324 में डिफाइंड है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 338, ठीक है, आर्टिकल 338 में क्या हुआ है, तो आर्टिकल 338 में बताया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसमें जो भी एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं को मतलब कम किया जा सके, ठीक है, तो ये सब ये देखता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ कितनी हुई, ठीक है, वो लोग कहाँ तक पहुँचे, तो ये सब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बनाया गया आर्टिकल 338 के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 338A में नेशनल कमीशन फॉर ST बनाया गया और 338B में नेशनल कमीशन फॉर OBC बनाया गया, अदर बैक क्लासेस होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये हाल ही का मतलब अमेंडमेंट है, आप लोग बता सकते हैं ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ था, कमेंट करके 338B, ठीक है, ये बताया हुआ है मैंने पिछली वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इमरजेंसीज, ठीक है। इंडिया में इमरजेंसीज
को कैसे डिफाइन किया गया हमारे आर्टिकल में, ठीक है। तो इंडिया में इमरजेंसी 3 तरह की होती हैं, ठीक है, 3 तरह का दिखाया गया है। नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो कि 352 के थ्रू होता है। आर्टिकल 352 इसको इसमें डिफाइन किया हुआ है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। स्टेट इमरजेंसी को डिफाइन किया गया आर्टिकल 356 में, ठीक है। और फाइनेंस इमरजेंसी को डिफाइन किया गया आर्टिकल 360 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 352, 356 और 360, ठीक है, ये याद रखिएगा। 352 में स्टेट नेशनल, 356 में स्टेट और 360 में फाइनेंस इमरजेंसी को डिफाइन किया गया है इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। और इसको लागू कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट। ये सारा हाथ प्रेसिडेंट के हाथ में है, ठीक है। और स्टेट में जो होता है गवर्नर के हाथ में। गवर्नर ही बताता है, क्योंकि गवर्नर ही प्रेसिडेंट का वो होता है स्टेट में, ठीक है। तो आप लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते इस वीडियो में, और ये लास्ट ही होगा, ठीक है। कुछ और जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके लिए वो है इसमें, ठीक है। तो अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स क्या हैं? 50, आर्टिकल 50 में ये बताया गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच का सेपरेशन बताया गया आर्टिकल 50 में, कि ये लोग देखते होंगे आप लोग, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कभी भी मीटिंग एक साथ नहीं करते हैं या फिर कुछ भी, ठीक है। वो लोग ऐसे नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसका ये ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है कि ये लोग ऐसे नहीं मिल सकते या फिर ऐसे वो नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेपरेशन बताया गया है आर्टिकल 50 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 108 में जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट को डिफाइन किया गया है कि जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट होगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे दोनों सदनों में, ठीक है। तो उसको बुला कौन सकता है? उसको प्रेसिडेंट बुला सकता है, कॉल बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसको जो लीड करेगा वो कौन कर सकता है? तो लीड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के जो स्पीकर होंगे उस जॉइंट सीटिंग को लीड कर सकते हैं, ठीक है। ये बताया गया है आर्टिकल 108 में, ठीक है। अब बात करते हैं मनी बिल की, ठीक है। ये मनी बिल का डिफाइन किया गया है, मनी बिल को आर्टिकल 110 में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनी बिल 110 आर्टिकल में डिफाइंड है, ठीक है। बजट को किस में डिफाइन किया गया है? तो बजट को आर्टिकल 112 में बजट को डिफाइन किया गया। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट कहीं नहीं लिखा हुआ है, फिनांस प्लान लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 112 आर्टिकल 112 में बजट या फिर फिनांस प्लान को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 117 में फिनांस बिल को डिफाइन किया गया है कि आर्टिकल 117 में फिनांस बिल को डिफाइन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 222 यानी 222 में ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र कैसे होगा, ठीक है, ये डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 222 में, ठीक है। आर्टिकल 222 में ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। रिट्स को डिफाइन एक्चुअली यहाँ पे बताया गया। रिट्स एक तरह की वो होती है, इसको डिफाइन एक अलग से वीडियो में कर दूँगा, ठीक है। अभी बस मानिए ये कि रिट्स एक तरह का वो मतलब जस्टिसेबल वो होता है, ठीक है, जिसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में, ठीक है। आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट इस रिट्स को जारी कर सकता है, ठीक है। और वो सिर्फ फंडामेंटल राइट पे डिफाइन कर सकता है, वो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक है, रिट्स, ठीक। इट्स रिट्स के अंदर रिट्स मतलब वही कि आपको उस अगर आपने कुछ वो लगाया, ठीक है, तो एक तरह का कानूनी वो उपचार है, ठीक है, कानूनी रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट को क्या अधिकार है? तो हाई कोर्ट का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स पे भी रिट लगा सकता है आपका, ठीक है। और ये जो होता है जो लीगल राइट्स होते हैं, लीगल राइट होते हैं, ठीक है, लीगल राइट पे भी आपका हाई कोर्ट रिट लगाता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास रिट्स के मामले में ज़्यादा पावर है देन सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 226 के तहत लगाता है, ठीक है। आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि काफ़ी चर्चे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है फॉर द सिटीजन। इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि जो नियम कानून बनेंगे वो सबके लिए समान रूप से लागू होंगे, वो माइनॉरिटीज़ हो या फिर कोई और हो, ठीक है, उनके लिए कोई भी वो नहीं होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 44 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 155 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
आर्टिकल 172 में ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। आर्टिकल 172 में बताया गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो कितने साल का होगा, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में आपको पता होगा दो होते हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है, वो 6 ईयर्स का वो होता है, ठीक है। लाइक आवर स्टेट में जैसे कि राज्यसभा होता है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो 5 ईयर का होता है, जैसे लोकसभा होता है सेंट्रल में, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो सारे स्टेट में नहीं होता है, जैसे हमारे बिहार में है, ठीक है। आई थिंक यूपी में भी है और शायद तेलंगाना में, मतलब कुछ कुछ राज्य में है, सारे राज्य में नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हर स्टेट में होता है, ठीक है, जिसको विधानसभा बोलते हैं, इसको विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है। आपको ये पता चल गया होगा। इसका जो है वो 171 आर्टिकल 172 में इसको डिफाइन किया गया। आर्टिकल 243, ठीक है, आर्टिकल 243 के अंतर्गत इलेक्शन टू द पंचायत, ठीक है, पंचायती इलेक्शंस के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 243 के में, ठीक है। एक्चुअली आर्टिकल 243 वो पूरे पंचायती राज के डिफाइन करता है, ठीक है, लेकिन उसको आप लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ के की बात करी है। इसका मतलब कि उसमें सिर्फ इलेक्शन की जो बात की गई है वो आर्टिकल 243 के में बात की गई है। आर्टिकल 243 डी में जो बात की गई है वो रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती इलेक्शंस, ठीक है, उसकी बात की गई है। उसके अंतर्गत जो वुमेन को इसमें रिजर्वेशन है 1/3 का, ठीक है, 1/3 ऑफ सीट इज़ रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती इलेक्शन, ठीक है, वो आर्टिकल 243 डी के अंतर्गत हुई है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 48A में बताया गया प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, ये DPSP का सब नियम है, ठीक है। इसमें आपको प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के लिए आपको प्रोत्साहन करने के मतलब अपील की गई है कि अपने आप इन्वायरमेंट को आप सेफ रखें, ठीक है, सुरक्षित रखें, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 48A के अंदर, ठीक है। तो हमारे सारे लगभग आप लोगों ने ये देख मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। आप लोगों ने कमेंट करके बताया था कि आप लोग आपसे मतलब आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, पूरे कुछ कुछ टॉपिक अधूरे छोड़ दे रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल सबको एक बार में क्लियर कर दूँ। ये वीडियो हालांकि लंबा बन गया, पता नहीं आप देखोगे कि नहीं, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैंने बना दिया है, ठीक है। और आप लोग के लिए ये इनफ होगा किसी भी एग्जामिनेशन को मतलब रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियो के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को इसमें हो, मतलब क्योंकि ये अगस्त का महीना काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ठीक है, सितंबर में काफ़ी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो सबको हेल्प हो जाए, ठीक है।